बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये टॉपिक काफ़ी इंतहाई अहम भी है और साथ साथ में मुख्तलिफ जगहों पर पूछा भी जाता है। इसमें से मुख्तलिफ एमसीक्यूज भी आते हैं और ये क्वेश्चन मुख्तलिफ बोर्ड के एग्जाम्स में भी आता है। इसी वजह से अगर आप फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आप ध्यान से सुने ताकि हर चीज़ जो इस लेक्चर के अंदर है वो आपको आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले हमारे पास ये जो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये दिया किसने और किस बारे में था। इंट्रोडक्शन जब हमने लिखी तो ये जो लॉ था वो गिवन किया गया था माइकल फेराडे की तरफ से 1831 ईस्वी के अंदर। और ये लॉ जो है वो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या आप ऐसे कहें कि बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड बिटवीन इंड्यूस्ड करंट, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो शो करने वाला जो हमारे पास लॉ है, उस लॉ का नाम फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब ये लॉ हमें कहता क्या है और इस लॉ का फार्मूला बनता कैसे है और ये क्या क्या चीजें हमें डिफाइन करता है, ईएमएफ किन चीजों पर डिपेंड करती है, ये सब अब हम इस स्टेटमेंट में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस टारगेट को अचीव करवाने के लिए हमारी जरूर हेल्प करें और सब्सक्राइब करें, और जो दूसरे दोस्त आपके हैं उनके साथ जरूर रिकमेंड करें जो आपके कॉलेज में या अकेडमी में आपके साथ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम शो करते हैं या बयान करते हैं इस स्टेटमेंट को कि यह कहती क्या है। इसको समझने से पहले अगर आप ये एक छोटा सा ग्राफ बनाएं और इस ग्राफ में आप देखें कि भाई अगर आपके पास एक कॉइल हो और उस कॉइल की वायर्स के साथ ये एम मीटर अटैच हो, एम मीटर बताएगा कि उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं। अब देखें, जब आपने इस कॉइल से इस मैग्नेट को दूर रखा है, यानी इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल के साथ अटैच नहीं हो रही या इस कॉइल के साथ लिंक नहीं हो रही, जिसकी वजह से इस कॉइल की टर्न्स के अंदर किसी भी किस्म का करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तभी ये जो आपका एमीटर का ये जो एरो है वो इस जीरो पर है, यानी स्ट्रेट है। अब देखें, जब आपने क्या किया कि इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लाया, करीब लाने से क्या हुआ कि इसकी जो नंबर ऑफ लाइंस थी या मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस थी वो इंटरेक्ट हुई इस कॉइल की वायर्स के साथ या इस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। तो इसके इंटरेक्शन होने की वजह से अब इन वायर्स में या इन टर्न्स में एक करंट इंड्यूस हो चुका है, और वो करंट आया या नहीं वो हमें कौन बताएगा? वो हमें एमीटर बताएगा, जो पहले यहां पर था अब यहां पर डेफ्लेक्ट हुआ है, यानी कि इनके अंदर करंट इंड्यूस हो चुका है। अब आप यहां एक दूसरी भी चीज समझें। अगर आपने यहां पर मैग्नेट को रखा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर करंट इंड्यूस हुआ, फिर आपने इधर रख लिया, यहां पर पड़ा है, तो अब अगर आपने इधर रख लिया और ये मैग्नेटिक फील्ड अब स्टैटिक हो गई तो अब करंट इंड्यूस नहीं होगा। करंट इंड्यूस कुछ इस तरह होगा कि आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड दें, फिर बाहर करें, फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड दें, फिर बाहर करें, यानी उसके अंदर चेंजिंग हो मैग्नेटिक फ्लक्स की या मैग्नेटिक फील्ड की। कभी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इसके अंदर आए, कभी उसमें से बाहर जाएं, कभी उसके अंदर आए, कभी उसमें से बाहर जाएं। तो ऐसे करने से जो करंट है वो यहां पर इंड्यूस होगा। अगर यहां पर आपने इस मैग्नेट को रख लिया और आप कह रहे हैं कि इसके साथ नंबर ऑफ लाइंस अटैच हो रही हैं, बस अब हमेशा करंट इंड्यूस हो जाएगा और हमेशा बिजली बनती रहेगी, तो ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होता तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे ना करता और हम कहते कि भाई हमने मैग्नेट को कॉइल में रख दिया, बस अभी बिजली बन रही है, बस ऐसे हर कोई करता। फिर इसको करने के लिए आपको इस मैग्नेट को बार बार मूव करवाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब आप मूव करवा रहे हैं यानी काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, तो यही काइनेटिक एनर्जी मूव करवाने वाली बाद में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, यानी एक एनर्जी अब कन्वर्ट हुई मूवमेंट वाली इस काइनेटिक एनर्जी यानी इस करंट के अंदर। तो मतलब ये हुआ कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना होगा। अब इसी चेंजिंग के ऊपर हमारे पास ये स्टेटमेंट है। फेराडेज लॉ स्टेट्स दैट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी या जो इंड्यूस्ड करंट होगा या जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा इसके अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज कितनी आ रही है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज पर यूनिट टाइम आए, एक सेकंड में इधर, दूसरे सेकंड में इधर, फिर तीसरे सेकंड में इधर, चौथे सेकंड में इधर, पर यूनिट टाइम इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आती रहे, तो फिर जो है वहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगी।
और उस ईएमएफ की प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस चेंज के ऊपर। जितनी जल्दी ज्यादा तेज होगी चेंज, उतनी ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वहां पर। तो इसी वजह से हमने कहा कि भाई जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो वक्त के साथ साथ, जितना कम टाइम में ईएमएफ चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी उतनी ईएमएफ ज्यादा। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने में टाइम ज्यादा लेगी उतनी ईएमएफ कम। इसका मतलब ईएमएफ आपकी टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन रखती है। मतलब ये जो चेंजिंग है यहां पर, ये टाइम कम ले। ऐसे ना हो कि यहां पर आए फिर यहां पर 5 मिनट रख जाए फिर आराम आराम से यहाँ आए। तो ऐसे करने से जो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कम होगी, वो स्लो होगी, छोटी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ईएमएफ यहाँ पर ज्यादा इंड्यूस हो तो आप थोड़े टाइम के अंदर बार बार इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें। तो हमने कहा कि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर चेंज इन टाइम या पर टाइम। ठीक हो गया। अब यहां पर ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स को तो हम चेंज करते हैं फाई के साथ, मैग्नेट को हम शो करते हैं फाई एम के साथ। अगर आप एम लिखें तो भी ठीक है, अगर आप एम ना लिखें तो भी कोई इशू नहीं है, आप समझ लेंगे। डेल्टा हमने इसलिए लिखा क्योंकि डेल्टा का मतलब चेंज होता है, और पर यूनिट टाइम, और टाइम भी वक्त के साथ साथ चेंज होगा। तो हमने इसके साथ भी डेल्टा लगा दिया, और ईएमएफ को हम शो करते हैं इस सिंबल के साथ, और इसको हम कहते हैं ईटा। ठीक है। तो ईटा या ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहां तक तो हो गई एक बात आपकी क्लियर। अब ये समझे कि जब आप ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स या लाइंस ऑफ फोर्स बार बार इसके अंदर ला रहे हैं कॉइल के अंदर, और ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इस कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आपने उनको छेड़ना नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रखने चाहिए। अगर आप ये लॉ को साबित करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स को आपने रखना होगा कांस्टेंट। तो मतलब नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट रखना है, तो इसी वजह से हमने लिखा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल एन रिमेन कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट रहेंगे तो हमने प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाकर बराबर की साइन दी, और साथ में हमने वहां पर कांस्टेंट दिया एन, यानी नंबर ऑफ टर्न्स, इनटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यहां तक दूसरी बात हो गई क्लियर। अब तीसरी बात इस लॉ के अंदर ये आपको याद रखनी है, समझनी है कि फेराडे लॉ लेंज लॉ के बगैर इक्वेशन नहीं दे सकता। इसी वजह से हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, यहां पर जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो इस फ्लक्स में जो चेंज आ रही है उस चेंज को हमेशा अपोज करती है। इसी अपोजिशन की वजह से लेंज लॉ ने इस फेराडे के लॉ फार्मूले के अंदर उसने सिर्फ माइनस एन लगा दी बस। तो अब यहां पर आपके पास ये है माइनस, क्योंकि ये आपने पढ़ा कि वो फ्लक्स अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करती है। तो इसी वजह से आपने लिख दिया EMF इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब आप ये समझना चाहते हैं कि भाई ये जो EMF ऑलवेज अपोज द चेंज इन फ्लक्स है ये कैसे है, इसका मतलब क्या है, ये किस तरह अपोज करती है चेंज को। EMF प्रोड्यूस भी हो रही है और फिर भी जो उसको प्रोड्यूस कर रही है मैग्नेटिक फ्लक्स उसको अपोज कैसे कर रही है, और उसी की वजह से माइनस साइन हम क्यों दे रहे हैं। ये सब चीजें लेंज लॉ की हैं। इसी वजह से हम ये सब चीजें लेंज लॉ के अंदर समझेंगे, और इंतहाई आसान तरीके से। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारा वो लेंज लॉ वाला वीडियो देखें, जिसको हम इस लेक्चर के बाद डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके बाद आपने ये माइनस एन साइन दी, लेकिन यहां तक ये जो माइनस एन साइन दी आपने समझना है कि लेंज लॉ की वजह से आई। क्यों आई, कौन से उसके बुनियाद हैं, कौन से उसके उसूल हैं, वो हम लेंज लॉ के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एक्सप्रेशन को हम फेराडेज लॉ की एक्सप्रेशन कहते हैं। अब यहां पर आपके पास जो ये सिंबल है इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब आपके पास ये जो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी है इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हैं। चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम कहें या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कहें, बात एक ही है। उसके बाद आपके पास ये जो एन है इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, और आपके पास ये माइनस जो है वो लेंज लॉ की वजह से। अब यहां पर ईएमएफ की बात आई है तो ईएमएफ का जो यूनिट है वो वोल्ट है। ईएमएफ का यूनिट वोल्ट इसलिए है क्योंकि ईएमएफ दरअसल एक किस्म का वोल्टेज या एक किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो करंट को इंड्यूस करने का वजह बनता है, लेकिन एक्चुअल में जो खुद ईएमएफ है वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है। इसी वजह से जो यूनिट वोल्टेज का, जो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का, वही यूनिट
ईएमएफ का। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ आया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो दूसरे आपके दोस्त हैं जिनको फिज़िक्स समझ नहीं आती, आप उनके साथ हमारे वीडियोज़ को ज़रूर रिकमेंड करें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह